हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं लाइट से रिलेटेड एमसीक्यू आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो भी आप डिस्कस करेंगे आपको टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं लाइट से। इसमें करीब करीब आप लोगों के साथ 150 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पीसीएस एग्जाम हो सब में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है निम्न में किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 200 से 280 नैनोमीटर। यहाँ पर देखिए नैनोमीटर दे रखा है, तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इसका रेंज आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर हो जाएगा। वही आपसे अगर पूछता परावैंगिक विकिरण अगर पूछता तो वह 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है, और रक्त विकिरण का अगर पूछता तो उसका प्राज होता है 700 से 10⁻6 नैनोमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 कहता है कि दृश्य प्रकाश आपसे पूछा है। क्या पूछा है? दृश्य प्रकाश पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है भी याद रखिए। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻ क्या होता है? -10 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह कितना एंगस्ट्रम होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रम। याद रखिएगा 5500 एंगस्ट्रम, या अगर इसको नैनोमीटर में पूछेगा तो नैनोमीटर में हो जाएगा 555 नैनोमीटर। याद रखिएगा, दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, एंगस्ट्रम पूछेगा तो इतना हो जाएगा, नैनोमीटर में पूछेगा तो इतना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है कि निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्रहता किनके लिए सबसे अधिक होती है, बताइए। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पीला और हरा। याद रखिएगा पीला और हरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मानव आँख के लिए फोटो रिसेप्टर कोशिका जो है 530 से 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है। ठीक है, और इसमें पीले और हरे रंग के लिए आँख की सुग्रहता जो सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखिए कहता है मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। मनुष्य की आंख जो है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, ये गलत है। लाल रंग के लिए सबसे अधिक नहीं होता, पीला और हरा के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आपसे गलत ही पूछा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी सी और डी भी क्या है? सी कहता है सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकेंड तक होती है, ये भी सही है। और दृष्टि की दृढ़ता जो है 1/16 सेकेंड तक होती, तो भी आपका सही है। तो यहाँ पर गलत आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है, तो क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तरंग और कण दोनों के समान होते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है प्रकाश का वेग अधिक होता है, बी में लिखा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सी में लिखा है कांस्य पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में यानी आपसे निर्वात में पूछा जाए इसका वेग कितना होता है। तो यहाँ देखिए मीटर में दे रखा है और किलोमीटर में दे रखा है, तो ऑप्शन दे के बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और किलोमीटर में पूछेगा तो क्या होगा, बस इसमें से आप हटा दीजिए 3 0 यानी 5 हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 11 जो था या बीपीएससी 1999 पूछा गया, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रकाश की गति यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में जो प्रकाश की जो चाल है वो निर्भर करती है, आपको बताना है किस पे निर्भर करती है। तो ध्यान रखिए कि वायु में यानी हवा में प्रकाश से वेग जो उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान और दाब पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसे दे रखा, अगर ये ऑप्शन होता तो एक से अधिक हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा वेग पे भी निर्भर करता है और प्रकाशीय घनत्व पे भी, तापमान पे भी और दाब पे भी। तो ऑप्शन यहाँ एक से अधिक हो जाए, सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सी में क्या कह रहा है, यह कह रहा है दाब और ताप और घनत्व से स्वतंत्र होता नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है, उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से नन ऑफ दीज, या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो निर्वात में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 कहता है प्रकाश की गति अधिकतम होता है, किस में होता है, देखिए वायु, जल और निर्वात दे रखा है, तो निर्वात में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, आपको बताना है न्यूनतम किस में होता है। तो सबसे देखिए ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो सॉलिड में क्या सिर्फ एक ही तो दे रखा है, कांच। क्या दे रखा है, कांच दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो निर्वात में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाले समय आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जैसे 8 पॉइंट यानी 8 मिनट समथिंग कुछ लगता है, तो यहाँ पे याद रखिए 8.5 मिनट। अगर सेकंड में याद रखिएगा तो 499 सेकंड, याद रखिएगा 499 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 कहता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में लगभग समय लगता है, आपको बताना है कितना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 मिनट यहाँ पर दे रखा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, तो 8 मिनट, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है। तो देखिए किसका वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्न में से कौन सी या नहीं बदलते, आपको बताने इसमें क्या नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए वेग भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है, पूर्णांक भी बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। याद रखिएगा आवृत्ति जो है ये नहीं बदलता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 66वें बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 कहता है कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में, देखिए प्रकाश जो वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं, बताना कौन से इसमें जो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य तो प्रभावित होता है लेकिन आवृत्ति नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
बी में लिखा वेग तो होता है, लेकिन फिर आवृत्ति दे रखा है, ये प्रभावित नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, सी में भी आवृत्ति दे रखा, तो जिसमें आवृत्ति होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यानी तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होते हैं, ये भी बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, चेंज नहीं होता। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा देखा जाए फिजिक्स में क्वेश्चन, तो लाइट से 2-3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को जरूर ही मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा, देखिए यहाँ पर अपरिवर्तित है, फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर, देखिए सघन से विरल की बात किया जा रहा है, सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, इसकी चाल बढ़ जाती तथा अभिलंब से दूर हट जाती, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट दे रखा है। आपको पता होगा कि जब सघन से विरल में जाता है तो क्या हो जाता है, चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर भागती है, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम, आपको बताना किस परिघटना का यहाँ पर परिणाम है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26 कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए सघन से विरल में, लाइट जो है सघन से विरल में होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कांच से दे रखा है, हीरे से कांच में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जल से यहाँ पर कांच में दे रखा है, तो ये हो गया आपका विरल से सघन हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वायु से जल, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर अवायु से कांच, तो पहले जो सघन हो, यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि हीरा का डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी हीरे से कांच में, क्योंकि यहाँ पर इसका सघन माध्यम सबसे ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ क्या होता है, चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है, नीचे दिए गए दो आपका दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा, दूसरा कारण दे रखा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। कारण कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत बात है। हीरे का अपवर्तनांक जो है कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है किसका, कांच का होता है, 2.42 होता है। तो ये कारण उसका आपका गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सही क्या होगा वो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी पे जा रहा है, यानी ए, यानी स्टेटमेंट सही हुआ लेकिन कारण उसका क्या होगा, आपका गलत होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना वो क्या है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32।
कहता है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो यहाँ भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि तंतु प्रकाशी के संचरण में संकेत के किस रूप में प्रवाहित होता है, बताइए। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रकाश तरंग। याद रखिएगा प्रकाश तरंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 35। यहाँ पर आपको दे रखा निम्नलिखित कथन पर विचार करें, आपको बताना है कि में कौन सा कथन आपका क्या है सही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है प्रकाशीय तंतु संचरण तंत्र में ऊर्जा का उपभोग अत्यधिक कम होता है। तो ये भी आपका सही है। तीसरा कहता है प्रकाशीय तंतु संचरण रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होता है, ये भी सही है। और चौथा कहता है आपका भारत में प्रकाशीय तंतु निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सनद्ध है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है गलत, यानी 1 2 3 सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो, यानी 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न सिद्धांत पे कार्य करता है। तभी जो सेम क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अलग अलग एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38 कहता है मृग मरीचिका का कारण क्या। तो इसका भी राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए फिर वही दे रखा है मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित प्रकृति तथ्यों पर विचार कीजिए, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा तथ्य के कारण मृचिका बनती है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला कहता है कि स्थलीय तापन, पहला तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद प्रकाश परावर्तन नहीं होता है, प्रकाश विवर्तन भी नहीं होता है, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 1 और 3। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41। निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, बताइए। रेत का रेगिस्तान होगा या धान की खेत की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि और प्रेरी भूमि, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 कहता है किसी वस्तु के त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूपी को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, बताइए। इसको बोलते हैं होलोग्राफी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा होलोग्राफी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता। तो क्या कहलाता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो उसको रोस्टर स्कैन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 कहता है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, बताइए किस में आर पार जाती है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी पारदर्शी माध्यम में तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोडक्सिंग के लिए एक सीडी यानी कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है बताइए। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेज़र बीम। याद रखिएगा लेज़र बीम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेज़र लेंस जो होता है वह पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो सीडी की चमकदार सतहों से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि जब एक सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, आपको बताएं इसकी व्याख्या की जाती है। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा परावर्तन और विवर्तन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताने कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला जो दे रखा है दीर्घ तरंग वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंग वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति का 0.95 गुना होती है, भी आपका क्या है, गलत है। 3 नंबर कहता है कि रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलयमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये आपका सही है। चौथा नंबर कहता है कि अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करता थी, ये यानी 3 और 4 आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर एक कथन और कारण दे रखा है। कथन कहता है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड पर छेपित यानी प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड किए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। कारण देखते हैं, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, ये आपका गलत है। 0.1 सेकेंड नहीं रहता बल्कि 1/16, याद रखिएगा 1/16 होता है। ठीक है, तो कारण तो गलत है यानी कथन सही है। तो यहाँ पर देखा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कथन आपका सही है लेकिन ये कारण आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 कहता है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह कैसा है, वक्राकार है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 कहता है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 52 कहता है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में प्रवर्तित होती है, बताइए। तो यहाँ पर 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका रेटिना यानी अक्षपट, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कमेंट से बताइए कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 कहता है दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। ठीक है, लीजिए आपसे पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है, बताइए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो याद रखिएगा उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो उल्टा वस्तु छोटा देखिए कौन सा, और वास्तविक तो बनता ही है जब उल्टा बन रहा है तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ वस्तु से छोटा और उल्टा, तो ऑप्शन आपका सी पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, बताइए। तो उल्टा और वास्तविक, सीधाभासी, सीधा वास्तविक दे रखा है, तो उल्टा जब होगा तो वास्तविक बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा।
तो आँख के रेटिना पर जो होता है वह क्या होता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस कारण से दूर व गहराई का एहसास होता है। इस कारण से दूरी और गहराई का क्या होता है, एहसास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में, आपको बताने आँख में अपरिवर्तनीय क्षति, यहाँ लिखा हुआ अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक का कारण होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रे होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी परावैंगनिक किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 57। कहता है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, यानी किसी तारे का रंग जो दर्शाया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा, उसके ताप यानी टेम्परेचर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58। कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या। देखिए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ पर IAS 2003 में और उसके बाद 2021 में ही पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो, यानी धूलकण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59। कहता है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो यहाँ भी राइट आंसर आपका बी हो, धूलकण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60। कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रकाश का रंग के निर्धारण की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तरंगधर। याद रखिए तरंगधर जो इसका राइट आंसर हो जाए। किसका तरंगधर सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल का सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। बैगनी का क्या होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है सही कथन चुनिए। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला कहता है लाल प्रकाश का तरंगधर बैगनी प्रकाश से कम होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगधर बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैगनी प्रकाश का तरंगधर हरे प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका क्या यहाँ पर गलत ही दिख रहा है। उसके बाद बैगनी प्रकाश का तरंग पीले से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी लाल प्रकाश जो है इसका तरंग तो बैगनी से क्या होता है, सबसे ज़्यादा। देखा तो ऑल ओवर सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आज साथ साथ एक बात और याद रखिए, लाल रंग का तो तरंग सबसे ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति की अगर बात किया जाए तो आवृत्ति क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहता है निम्न में से किस रंग का सबसे अधिक तरंगधर होता है। अभी जिक्र किया, लाल हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगधर वाला प्रकाश कौन है। तो यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 64 देखिए, कहता है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगधर किसका होता है। तो यहाँ पर बैगनी का हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ लाइट से 64 क्वेश्चन डिस्कस किया और इसका पार्ट 2 आप लोग को नेक्स्ट दिन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम डेली आप लोग के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।